जय हिंद साथियों, सीएपी अपडेट एंड अपडेट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जो सीएपीएफ आयुष्मान है उससे संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है। तो वो है ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मानक उपचार दिशा निर्देश जो 6 मार्च 2023 को जारी किए गए हैं नए सिरे से। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या चेंजिंग की गई है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या है कि कोई भी मेरा वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये है पहला पॉइंट, मानक उपचार दिशा निर्देश जिसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बोलते हैं। तो ओपीडी दावों के लिए जो ओपीडी क्लेम किया जाएगा उसके लिए हमें आपको बता दूं, चाहे व्यक्ति हो चाहे हॉस्पिटल द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सीएपीएफ सरकार से उचित रेफरल पर्ची, मतलब जो आपको ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं ओपीडी मामले में तो रेफरल पर्ची कंपलसरी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा, इसी के साथ सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल में इलाज के मामले में डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो निम्न घटकों के साथ अस्पताल के लेटर हेड पर रेफरल दिया जाना चाहिए। तो जैसे रेफरल देना है तो किस किस कंडीशन में देना है वो यहाँ बताने वाले हैं। यहाँ रेफरल का उद्देश्य क्या है, रोगी को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जानी है। तो यहाँ मैं पॉइंट दिखा देता हूँ। पहला है आवश्यक परामर्श या आवश्यक प्रक्रिया जांच का नाम जो रेफरल पर्ची पर देना है। रेफरल की तिथि 1 महीने या 3 विजिट के लिए वैध है। ये जो रेफर किया जाएगा वो 1 महीने के लिए है या 3 विजिट के लिए वैध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेफर करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर। इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर और मोहर का विशेष ध्यान रखना है। जो कि अस्पताल की भी मोहर हो तो वो भी वैलिड है। नाम और पंजीकरण संख्या जरूर होनी चाहिए, मतलब जिस पर्चे पे आप रेफ़र करा रहे हैं वहाँ नाम और पंजीकरण संख्या जरूर दिखनी चाहिए। और यदि हॉस्पिटल सीएपीएफ या सीजीएचएस डॉक्टरों का है तो उसमें रेफरल की डॉक्टरों के लिए आवश्यक नहीं है। जो सीएपीएफ डॉक्टर हैं या सीजीएचएस डॉक्टर हैं उनके लिए अस्पताल की मोहर या फिर मतलब वो जो सीएपीएफ और सीजीएचएस डॉक्टरों के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब मोहर जो हस्ताक्षर और मोहर है ना वो सीएपीएफ हॉस्पिटल मतलब सीएपीएफ और सीजीएचएस डॉक्टरों के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ABPMJY। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अस्पताल में इलाज के लिए रेफर केवल ड्यूटी पर तैनात बल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। जो कर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं उन्हीं के लिए ये अनिवार्य होगा। हालांकि आश्रितों के लिए वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पताल में इलाज के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। यदि जो पैनल्ड हॉस्पिटल है आयुष्मान से संबंधित उसमें यदि डिपेंडेंट पर्सन इलाज कराने जाता है तो उसमें रेफ़र की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ये नई गाइडलाइन के अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीडी इनवॉइस। सीपीडी होता है कंट्रोल पैनल डॉक्टर। इनवॉइस पर मरीजों के नाम का मिलान लाभार्थी के आयुष्मान सीएपीएफ पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी से करेगा। मतलब आयुष्मान कार्ड है ना उसकी फ़ोटो कॉपी की आपको यदि सीपीडी मांग सकता है तो देनी पड़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार रोगी को ओपीडी उपचार के लिए रेफ़र करने के बाद लाभार्थी किसी भी पंजीकृत फार्मेसी से दवा खरीद सकता है। मतलब किसी भी पेशेंट को एक बार रेफ़र कर दिया तो जो पंजीकृत रजिस्टर्ड मेडिकल की दुकान है वहाँ से दवा खरीद सकता है। अस्पताल की इन फार्मेसी से दवा खरीदना अनिवार्य नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल होते हैं उनसे दवा खरीदना अनिवार्य नहीं है। बिल प्रस्तुत चालान के अनुसार संसाधित किया जाएगा। हालांकि यदि चालान में दवा की एमआरपी का उल्लेख किया है तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृति राशि एमआरपी से अधिक न हो। जो दवा लेते हो आप वो एमआरपी रेट से अधिक न हो। दवा जांच परामर्श शुल्क बिल केवल रेफर अवधि के भीतर 30 दिनों की होनी चाहिए। मतलब आपने जो रेफ़र कराया है उसी 30 दिनों के भीतर की दवा के बिल हैं या परामर्श शुल्क है जो भी खर्चा हुआ है आपका वो 30 दिनों के भीतर का होना चाहिए। बाहर से खरीदी गई दवाओं के लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। बाहर से कोई दवा खरीदते हैं तो उसकी अनुपलब्धता सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक बार उचित रेफरल दिए जाने के बाद कैशलेस जांच प्राप्त करने के लिए किसी नए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एक बार रेफ़र कर दिया गया है तो कैशलेस जांच प्राप्त करने के लिए दोबारा रेफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है, जो 30 दिनों के लिए वैध है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 30 दिनों के लिए वैध है। हालांकि स्वीकृत प्राधिकारी यह जाँच करेगा कि वैधता अवधि के भीतर की गई जाँच वास्तव में आवश्यक है या नहीं है।
जो प्राधिकारी जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है वही चेक करेगा कि आपकी जांच जरूरी है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, या CGHS अनुमोदित अस्पताल या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अस्पताल के विशेषज्ञ इलाज करने वाले डॉक्टर किसी अन्य जांच निदान प्रक्रिया की सलाह देते हैं तो दूसरे आवश्यक रेफरल की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपने एक बार रेफ़र करा लिया है, उसके बाद कोई भी डॉक्टर आपको मतलब किसी और जांच के लिए लिखता है तो दोबारा रेफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निर्दिष्ट फिजियोथेरेपी प्रक्रिया के लिए लाभार्थी नुस्खे उपचार की शुरुआत की तारीख 30 दिनों के लिए नए रेफरल के बिना फिजियोथेरेपी करवा सकता है। इसके अलावा नए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। फिजियोथेरेपी के लिए CGHS ABPMJY की दरें लागू होंगी। जैसे कि किसी मतलब पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवानी है और उसने पहले रेफ़र करा रखा है, तो जिस रेफ़र करा रखा है उसी 30 दिनों के लिए वो रेफ़र वैलिड होगा और उसी रेफरल पर वो अपनी फिजियोथेरेपी करा सकता है। जो CGHS जो रेटें लागू हैं वो CGHS या प्रधानमंत्री जन आरोग्य की जो दर लागू होगी उसी हिसाब से लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकृत राशि से अधिक के दावे के मामले में गैर उपभोज्य, गैर देयमद, नॉन कंज्यूमेबल और नॉन पेबल आइटम के लिए दावा किया जाता है तो ऐसे मामले को CPD द्वारा सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे गैर आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता CGHS दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केस टू केस आधार पर जांच करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, CGHS दर के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जांच रिपोर्ट, दवा, GST बिल अनिवार्य हैं। ये जो CGHS रेट के हिसाब से कोई भी चीज़ आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जांच रिपोर्ट, दवा, GST बिल अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दावों को पूछने अस्वीकार करने के बजाय व्यक्ति द्वारा दावा की गई अतिरिक्त राशि के मामले में CGHS दर पैकेज दर के अनुसार CPD द्वारा दावों की छंटनी की जा सकती है और दावों को संसाधित किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जब आप मतलब बिल भरते हैं आपने मतलब तो उसको CPD कैंसिल न करे, उसमें क्या है कि CGHS रेट है या फिर मतलब CAPF के हिसाब से जो भी रेट बना रखी है उस हिसाब से छंटनी करके दावों को जो बिल होते हैं उन्हें निकाला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, CGHS पैकेज दर, जांच दर CPD द्वारा जांच की जानी चाहिए। जो CGHS दर है वो CPD मतलब कंट्रोल पैनल डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, IPD के लिए इनपेशेंट डिटेल। इसमें क्या है, CAPF किसी भी प्रकार के डॉक्टर का रेफरल CGHS नियमों के अनुसार आपातकालीन सूची में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर भर्ती के लिए अस्पताल में अनिवार्य है। इसमें दिया गया है कि यदि इमरजेंसी केस को छोड़कर किसी भी डॉक्टर से आप इलाज कराने जाते हैं तो रेफरल अनिवार्य है। दूसरा है, आपातकालीन प्रमाण पत्र इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल द्वारा जारी किया जाना चाहिए। मतलब जो आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनेगा वो डॉक्टर या अस्पताल द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इलाज करने वाले अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के काउंटर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। जो वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनके काउंटर साइन अनिवार्य नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1 लाख रुपए से अधिक के बिलों के मामले में CPD द्वारा पूर्व प्राधिकरण की जांच की जानी चाहिए। यदि 1 लाख रुपए से अधिक के बिल हैं तो CPD द्वारा इसकी जांच की जाएगी। 5 लाख से ऊपर अधिकृत दरों से कोई भी प्रक्रिया 7 दिनों से अधिक अस्पताल में रहना अस्पताल द्वारा NHS से विधिवत रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नवजात शिशु बिल के मामले में माँ के नाम में शामिल किया जाएगा और इसे आगे संसाधित किया जाएगा। जो भी बच्चा मतलब न्यू बेबी बॉर्न होता है, मतलब नए बच्चे का जन्म होता है, तो जो भी बिल क्लेम किया जाएगा वो बच्चे की माँ के नाम से किया जाएगा और इसे आगे जाके संशोधित कर दिया जाएगा। NHS पोर्टल पर अस्पताल द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों को लाभार्थी, कर्मचारी, आश्रित, निकट संबंधियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। NHS पोर्टल पर इसके हस्ताक्षर किसी भी जो भी डिपेंड है या खुद है तो उसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक अस्पताल की विशिष्ट ID होती है और प्रत्येक सेवारत कर्मी अपने बल PMJY ID का उपयोग करके दावा कर सकता है। मतलब अपनी ID का उपयोग करके क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ क्लेम सबमिशन पहले ही लागू किया जा चुका है, इसलिए सही और मूल दस्तावेजों को अपलोड करने की जिम्मेदारी अस्पताल सेवारत लाभार्थी की है। यदि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे रहा है तो डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल सबमिट करेगा और सेवारत कर्मचारी है तो वो सबमिट करेगा, बिल क्लेम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, CPD द्वारा जांच की जाने वाली CGHS दर के अनुसार ब्रेकअप GST चालान बिल को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और CPD स्तर पर उचित कटौती की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको, जहाँ किसी विशेष लेन देन के लिए CGHS की पैकेज दर मौजूद है वहाँ पैकेज दर लागू होगी। मतलब जहाँ आप ट्रीटमेंट कराते हैं और कोई पैकेज दर लागू है
तो वो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। CGHS पैकेज दरें CGHS पैनल बद्ध अस्पतालों में लागू हैं और ये पहले से ही न्यू TMS पोर्टल में एकीकृत हैं। विशेष राज्यों द्वारा कार्यान्वित NHA अनुमोदित पैकेज दरें PMJAY सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू है और ये पहले से ही 1 TMS पोर्टल पर एकीकृत है। अब IPD के लिए मतलब कुछ कंडीशनें दी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। व्यक्ति द्वारा बनाए गए बिल, यहाँ है पहला, रोगी का जनसांख्यिकी विवरण, नाम, पेशेंट का लिंग, आयु। उसके बाद है आपका लाभार्थी का प्रकार, जैसे लाभार्थी स्वयं है या कोई आश्रित है। यदि आश्रित है तो वह स्वयं से संबंध, बाढ़ पात्रता, जल्दी रोगी विवरण के तहत पोर्टल पर, अभी ये बाढ़ पात्रता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जल्दी पोर्टल पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अस्पताल, राज्य और NABH स्थिति। ACPD के लिए एक विस्तृत जांच सूची नहीं है क्योंकि इसके द्वारा दिया जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है CGHS-CSMA नियमों के अनुसार आपातकालीन सूची में अधिसूचित आपातकालीन स्थिति को छोड़कर प्रवेश के लिए CAPF सरकारी अस्पताल के किसी भी डॉक्टर को रेफर करना अनिवार्य है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आपातकालीन को छोड़कर किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर या CAPF कर्मचारी मतलब डॉक्टर के द्वारा रेफर करना अनिवार्य है। आपातकालीन प्रमाण पत्र इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यदि अस्पताल गैर सूचीबद्ध अस्पताल है तो इलाज करने वाले अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के काउंटर हस्ताक्षर अनिवार्य है। यहाँ पे बताया गया है कि जो हॉस्पिटल है वो मतलब पैनल में नहीं है, तो वहाँ इलाज करने वाले हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक के काउंटर साइन अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, या CGHS अनुमोदित गैर अनुसूचित अस्पताल में उपचार लिया गया है तो बिल की प्रतिपूर्ति CGHS दर पर की जाएगी या CGHS दर से ऊपर प्रतिपूर्ति मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। किसी भी असूचीबद्ध और निर्दिष्ट प्रक्रिया के लिए जो किसी भी स्वास्थ्य लाभ पैकेज में शामिल नहीं है, ऐसे के माध्यम से निदेशक की सहमति अनिवार्य है। निदेशक चिकित्सा उस पर निर्णय लेने के लिए आगे किसी समिति स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ क्या है, आपने यदि किसी नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल से इलाज कराया जो पैनल में नहीं है, तो आपका जो बिल क्लेम किया जाएगा वो CGHS रेट की दर से ही किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकालीन प्रवेश के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कारण के साथ किसी भी सरकारी अस्पताल CAP डॉक्टर को रेफर करना या उपचार करने वाले अस्पताल से आपातकालीन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मान लो इमरजेंसी कंडीशन में आप कहीं भी इलाज कराते हैं तो आपातकालीन सर्टिफिकेट मतलब इमरजेंसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आपातकालीन प्रमाण पत्र इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। कंडीशन हो रहा है कि जो आपातकालीन सर्टिफिकेट बनाएगा वो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वही बनाएगा। बाकी सारे पॉइंट वही रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।